कंडक्टर क्या होता है ना, देखो जैसे तुम्हारे पास ना, इस पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अ, वैसे एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, वो जो चीज बताने वाला हूँ वो आता है जब पोटेंशियल भी पढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के लिए समझाने वाला हूँ, वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो, ओवरव्यू दे देता हूँ। तुम्हारे पास ना इस तरीके से शेल्स दी होंगी कंडक्टर की, ये और तुमको बोला जाएगा कि फाइंड आउट व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच शेल। बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है ये। अब बताइए तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, इस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम करते हो ना, तो उसके लिए तुम्हारी ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज होती है, जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर, ये ना, इस ये जो तुम देख रहे हो शेल्स, इन शेल को हम कंडक्टर की तरह ये बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह। अब उस बिहेव करने का मीनिंग क्या होता है कि इस कंडक्टर को जब तुम देखोगे ना, एक्चुअली जब माइक्रोस्कोपिकली जूम करके देखोगे इसको, तो ये कंडक्टर तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और सॉलिड, मतलब ये छोटा सा है, और ये पूरा का पूरा इसके बीच का जो एरिया है ये एन्युलर, ये सॉलिड है, ऐसे करके। अब कंडक्टर की ये वाली जो इसमें जो प्रॉपर्टी जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती कंडक्टर के अंदर। ये जो ब्लू वाला एरिया जो मैंने दिखाया ना राइट में, बिल्कुल ये थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, थोड़ा सा सॉलिड बड़ा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। उसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताता हूँ। जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई भी कंडक्टर है, मैंने सपोज इस तरीके से एक कंडक्टर बनाया, ऐसा एक कंडक्टर है, पूरा का पूरा ये ऐसा सॉलिड पूरा कंडक्टर है, ये पूरा सॉलिड कंडक्टर। हाँ सर। क्या बोलते हैं, जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नहीं 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 नहीं, वो बाद की चीज है कि वो शिफ्ट क्यों होता है। अगर मैं तुमसे फर्दर क्वेश्चनिंग करूंगा तो तुम फंस जाओगे। चार्ज एक्चुअली शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। अभी मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगा आगे, जब मैं पोटेंशियल भी बढ़ाऊंगा तो। अब ये क्यों होती है जीरो, ये ध्यान से देखना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सपोज तुमने एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी ऐसे करके, तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी जा रही है, कंडक्टर के अंदर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स क्या होगी, बताओ एक बार। क्यूई। हाँ, वेरी गुड, क्यू इंटू ई, यानी कि ई इंटू ई। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट साइड से मूव करके लेफ्ट साइड में आ गए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ जाएंगे, ऐसे करके कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पर, जो हमें विजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, जहां से मूव किया वहां पर एक वॉइड क्रिएट हो गया, नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब इस इस चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इक्वल इन डायरेक्शन होती है। इस वजह से क्या होता है, ये दोनों इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाती है। इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्लियर। हाँ। अब देखो, इनसाइड तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये वाली इंफॉर्मेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हेल्पफुल होती है।
जैसे सपोज मैंने क्या किया, यहां पर बोला कि इनिशियली इस वाले शेल के ऊपर, ये जो तुम्हें बाहर वाला ये पूरा जो सेटअप दिख रहा है, चलो मैं इसको कॉपी करके ना पहले तो नीचे ले जाता हूँ। अब इसमें मैंने मान लो पहले ऐसे दिया था कि पहले सिर्फ और सिर्फ जो बाहर वाला शेल था ना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर चार्ज था Q1, बीच वाली शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अंदर वाली शेल के ऊपर मान लो मैंने बोला कि Q2 चार्ज था। ठीक, ये इनिशियल केस था, मतलब कि जब कुछ भी नहीं था, जब मतलब सब सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, तब उसके केस में बाहर वाली शेल के ऊपर पूरा चार्ज Q1 डिस्ट्रीब्यूटेड था और अंदर वाली शेल के ऊपर Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मुझसे बोला जाता है कि यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यहाँ पर मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, ये इनिशियल केस था। अब मैंने यहाँ पर एक अंदर एक नया चार्ज डाल दिया +Q। क्वेश्चन मुझे ये बोला गया है कि आफ्टर this +Q charge is placed inside the inner shell, what will be the new charge distribution on each of the shells? Clear? समझ में आया? हाँ सर। युग यस समझ सर। है ना? ठीक है। अब देखो, अब अपन इस टाइप की प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर पहले इस वाले उसको लिया, अंदर वाले शेल को लिया सबसे पहले, तो ये वाला ग्रीन वाला शेल, इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके देखो, विजुअलाइज करके, जूम करके। तो ये मैंने कॉपी करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये ऐसा है। अब मुझे पता है कि इस अंदर वाला जो शेल है, इसको शेल नंबर 1 बोल देता हूँ। अंदर वाला जो शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, E0 है, पर बाहर वाले शेल पर Q2 चार्ज है, अंदर यहाँ पर +Q चार्ज है। तो अगर मैंने इस शेल के अंदर, मतलब इस कंडक्टर के अंदर, जो 1 नंबर कंडक्टर है, कहीं पर भी अगर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। करेक्ट? तो Q इनसाइड जो होगा, Q इनसाइड में क्या होगा, +Q है, पर मुझे Q इनसाइड से मतलब नहीं है। Q इनसाइड क्या है मेरा, जैसे सपोज अगर मान लो तुमने बोला कि मुझे पता ऐसे करना है कि इस शेल के अंदर वाले साइड पे कितना चार्ज है, यहाँ पर Q1, अंदर वाले शेल पे कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करना है। तो Q इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है मेरा, वो क्या है, Q1 + Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पर इस पॉइंट पर जो गॉसियन सरफेस जो मैंने यहाँ बनाया है, इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब दिस विल बी 0। तो इसका मतलब Q1 + Q मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि द वैल्यू ऑफ Q1 मस्ट बी इक्वल टू -Q। तो मीनिंग क्या है इसका, कि यहाँ पर जो अंदर वाला, जो फर्स्ट शेल का जो अंदर वाला सरफेस होगा, उस पर -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलो, जो जब +Q चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था यहाँ पर इस शेल के अंदर, तो पहली वाली शेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ Q2 चार्ज था, ओनली Q2 चार्ज वॉज प्रेजेंट। अब मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होल्ड करता है, तो जितना टोटल चार्ज पहले था Q2, फाइनली दोनों अंदर वाला सरफेस और बाहर वाला सरफेस मिला के जो टोटल चार्ज होना चाहिए, वो मेरे पास कितना होना चाहिए, Q2 ही ओनली, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। पहले जितना चार्ज था, अब भी जितना ही चार्ज होना चाहिए टोटल। तो इसीलिए जो बाहर वाले सरफेस पर जो नया चार्ज आएगा, वो आएगा Q2 प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। ये समझ में आया? हाँ सर। युग बताओ, समझ में आया? यस सर, समझ। चलो, अब मैंने ये चीज करके ना, ये चीज फाइंड आउट करके मैंने अंदर वाले शेल पर और बाहर वाले शेल पर, फर्स्ट शेल के निकाल के बता दिया कितना चार्ज होगा। अब तुम लोगों का काम ये है कि ये बताओ कि
सेकंड शेल के अंदर वाले शेल पर कितना चार्ज होगा, बाहर वाले पे सरफेस पे कितना चार्ज होगा, एंड थर्ड वाले शेल के अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा और बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा। तो सेकंड शेल के अंदर वाले हिस्से पे माइनस ऑफ क्यू टू प्लस क्यू होगा, मतलब माइनस क्यू टू माइनस क्यू, जिससे वेरी जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वाला जो चार्ज होगा वो होगा माइनस ऑफ क्यू टू प्लस क्यू। और बाहर वाले सरफेस पे सर बाहर वाले सरफेस पे एक क्यू और ऐड कर देंगे। हम्म, अच्छा, तुम कह रहे हो, अच्छा बाहर वाले सरफेस पे एक क्यू और ऐड कर दोगे। यस सर। क्यों, यहाँ वाले सरफेस पे भी तो टोटल चार्ज क्यू टू प्लस क्यू ही होना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा ओके सर समझ गया, समझ वो नहीं, अंदर वाला जीरो हो गया ना इसलिए ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि ओके सर। ये पूरा वाला शेल था, इस पे पूरे वाले शेल पे टोटल चार्ज जीरो था। अब अंदर वाले शेल पे माइनस क्यू टू प्लस क्यू दे दिया है तुमने, तो बाहर वाले शेल का चार्ज प्लस अंदर वाले शेल का चार्ज टोटल मिला के जीरो होना चाहिए, इसलिए क्यू टू प्लस क्यू हो गया। मानस समझ में आया? सर एक और बार explain कर दो। अच्छा, तुम्हें कहाँ तक समझ में आया, अंदर वाला शेल? हाँ सर, वहां से play। ये समझ में आया कि अंदर वाले शेल के ऊपर कितना चार्ज है? हाँ इतना सर। हाँ बिल्कुल कुछ समझ गया। ये समझ गए ना? देखो, अब बाहर वाले शेल को देखने के लिए हम यहाँ पे फिर से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे। बाहर वाला जो सेकंड शेल था उसके ऊपर जो टोटल चार्ज इनिशियली था शेल टू पर, इनिशियली जीरो चार्ज था ही नहीं कोई चार्ज, प्लस क्यू के इंट्रोड्यूस होने से पहले कोई चार्ज ही नहीं था इसके ऊपर। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर वाले सरफेस पे, शेल टू के अंदर वाले सरफेस पर माइनस ऑफ क्यू टू प्लस क्यू इंट्रोड्यूस हो गया। तो बाहर वाले सरफेस पर क्या होना चाहिए? अगर मैंने बाहर वाले सरफेस पर बोला क्यू एक्स आया है, तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ क्यू टू प्लस क्यू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। हाँ सर। वही वही युग ने किया है। ओके सर। ऐसे ही मुझे बताओ कि थर्ड शेल के अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज आएगा। युग तुमने कर लिया? यस सर। हाँ बताओ। सर सर माइनस ऑफ क्यू टू प्लस क्यू, द होल माइनस ऑफ क्यू टू प्लस क्यू। माइनस ऑफ क्यू टू प्लस क्यू। मतलब माइनस क्यू टू माइनस क्यू, थर्ड शेल के अंदर वाला। हम्म, ठीक है। सर इस पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू वन था, कितना टोटल चार्ज कितना था सर? क्यू वन, क्यू वन। क्यू बनना तो क्यू कहाँ से? अंदर वाले सरफेस पे? अभी आपने बाहर वाले के लिए भी बोला था ना? नहीं, मैंने अंदर वाले के लिए बोला। ओके। वो- बाहर वाले सरफेस पर इस पूरे कंडक्टर पर, थर्ड कंडक्टर पर टोटल चार्ज क्यू वन था। हाँ बस यही पूछा उसने, युग ने, बस तो मैंने यही बताया। अच्छा युग, अभी तुम्हारा आंसर निकल जाए तो अभी रोक के रखना उसको, देखते हैं मानस निकालता है कि नहीं। मानस का देखते हैं आंसर, कि मानस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ओके सर।
सर मेरा तो अंदर वाले चार्ज का आ रहा है -Q1 + Q आता है। क्यों? देखो, अगर इस वाले को लेते हो तुम, ये थर्ड वाला शेल लेते हो ऐसा वाला, ठीक है? हाँ सर। तो थर्ड वाले शेल के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा डीप में बनाऊं बड़ा करके, तो थर्ड वाले शेल में ऐसा है ना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ई जीरो होगा। हाँ तो यहाँ पर जो चार्ज है वो हमें निकालना है, सपोज क्यू एक्स, हाँ सर। इसको या क्यू वाई बोल दो, इसको क्यू वाई निकालना है, हमें नहीं पता। इसके अंदर जो अभी अभी चार्ज निकला है वो है Q2 + Q, हाँ सर। और इसके अंदर वाले सरफेस पर चार्ज निकला है -Q2 + Q। ठीक। इसके नीचे जाते हो फर्स्ट शेल पर जो चार्ज था वो था, हम्म, Q2। हाँ, Q2 + Q था। ओके, Q2 + Q -Q। माइनस तो क्यू उधर सेट आएगा -Q2 + Q आएगा ना, ऊपर। ऊपर। हाँ यस सर। हाँ वही तो। -Q2 + Q। वही तो बोला था। हाँ सर, तो आउटर मोस्ट सरफेस पे आएगा Q2 + Q, है ना? नहीं, आउटर ओके, मोस्ट। मिडिल में जीरो है ना, इसलिए हम्म नहीं होगा। तुम्हारा फिर से सोचो, और थोड़ा सा टाइम लो। इनिशियली जो ये जो बाहर वाला जो शेल था, सबसे बाहर वाला, उस पर टोटल चार्ज Q1 था। हाँ सर। हम्म तो अंदर वाले शेल पर अब चार्ज आ गया है -Q2 + Q, तो बाहर वाले शेल पे कितना आएगा? Q2 प्लस, मतलब Q2 + Q -Q/, नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं, Q/, शायद। युग तुम बताओ। सर एक्चुअली थर्ड वाले के बाहर में मैं भी कंफ्यूज हूँ सर, नेट चार्ज Q1 ही नहीं रहेगा उसमें? नेट चार्ज तो Q1 रहेगा, अंदर वाला शेल और बाहर वाले शेल को टोटल मिला के टोटल चार्ज Q1 ही रहेगा। पर हमें निकालना है सिर्फ बाहर वाले शेल पर। हाँ सर, तो और इन दोनों का सम ना हम लोग Q1 से हाँ, इक्वेट कर लेंगे। करेक्ट। तो ये तो क्या आएगा? -Q2, सॉरी, Q2 + Q1 को +X = Q1। हम्म हाँ, तो अभी आ जाएगा QZ = Q1 + Q2 + Q। हाँ। समझे? यस। अब तुम मुझे ये बताओ युग, तुम्हें डाउट क्या है? अभी कोई डाउट आया होगा तुम्हें? सर थर्ड वाले जो लास्ट सरफेस पेयर है उस पे निकालना नहीं आ रहा। उस पर निकालना समझ नहीं गया है? सर। ये सर उस पे समझ गया सर मैं। अब समझ गए? यस सर। हाँ, क्योंकि पता है, जब जब यहाँ पे बीच में सेंटर में +Q नहीं आया था ना, तब जो बाहर वाला जो शेल था उसके ऊपर चार्ज था Q1, कैपिटल Q1। अभी क्या हुआ, अंदर वाले शेल पर उस समय कोई चार्ज नहीं था, और जैसे ही +Q आया तो उसकी वजह से थर्ड वाले के अंदर वाले शेल पर एक चार्ज आ गया। तो उसको नल्लीफाई करने के लिए एक चार्ज बाहर वाले शेल पर भी तो ऐड होगा, Q2 + Q। ऐसे आ गया समझ में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चार्ज? हाँ सर। यस सर। ये जो सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो होता है, उसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाता है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा जब मैं तुम्हें पोटेंशियल वाले उसमें क्वेश्चंस दूंगा। पोटेंशियल पे जब पोटेंशियल निकालते हैं ना किसी भी सरफेस पर, उस पर। अभी तो तुम्हें ये बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया है अच्छे से। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है तुम्हारे टॉर्क वाला। हाँ सर, आपने वो जो क्वेश्चन डाउट सॉल्व करके भेजा था ना, हम्म वो ना ठीक से समझ में नहीं आया। आई थिंक इट वाज इस कॉन्सेप्ट पर ही था। दो शेल अंदर और बाहर थे एंड उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। अच्छा, चाहते हो मैं शायद अभी डिस्कस करूं? हो सके तो। तुमने किया था वो, क्या नाम है, युग, तुमने किया था वो क्वेश्चन, देखा था? इसे देखा था सर, सर सॉल्व नहीं हुआ था। आपका उससे देखा था, पूरा समझ नहीं आया था कि मेरे को दो क्वेश्चन में डाउट था उसमें।
मुझे पता नहीं था क्लास में पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। अरे पूछ सकते हो यार, तुम ही लोगों की तो क्लास हो रही है, तुम्हारे लिए तो, तुम ही लोगों के लिए तो हो रही है क्लास। अच्छा नहीं देखो, सर, वो आपने पहले डाला था ना कि ग्रुप पे डाल दिया करो, इसलिए। हाँ, ग्रुप पे डाल दिया करो या फिर इंडिविजुअली डाल दिया करो, मैं दोनों ही केस में सॉल्व कर दूंगा। तुम्हारे डाउट्स क्लियर होने ओके बहुत सर। जरूरी है ना। टाइम कितना लगता है? अभी देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो वाला, और फिर उसके बाद ये डाइपोल वाला तो इजी है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे अपन इसको। पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैथ्स का दोनों क्लियर हो गया इसमें। ये मैथ्स का फिजिक्स मैथ्स का, मैथ्स की क्लास में करेंगे। हाँ मैथ के मतलब वो क्लियर हो गया है, मतलब वो हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स अच्छा एक अच्छा। चीज समझ। देखो, ये था वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का नहीं है, यही वाला क्वेश्चन था ना जो डाउट था। हाँ सर वही। हम्म, तो ये देखो, इसका क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन क्या है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतना, where A and A are constant if Q is the total charge of this charge distribution, the radius R is। अब देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, पर इसमें कैच क्या है? हम क्या करते हैं ना, हम एक्चुअली में ये मान के चलते हैं कि जो कोई भी जो सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। हमने जो भी कैलकुलेशन किए हैं अभी तक वो ऐसे ही किए हैं। उसमें इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में इसने हमें बोला है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो आर के हिसाब से चेंज हो रही है। डेंसिटी जो है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर हाँ यूनिट सर। वॉल्यूम, वो रो आर है, और ये रेडियस आर के हिसाब से चेंज हो रही है। ए बाई आर स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस टू आर बाई ए, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक्चुअली में जब चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्चुअली में एक एन्युलर, जैसे वो लेते हैं ना, बॉल टाइप की जिसकी थिकनेस डी आर है, वो एज्यूम करेंगे। बॉल जिसकी थिकनेस हो डी आर, समझे युग? यस सर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये है स्फेरिकल बॉल, पर मैं इसको एक्चुअली एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली एक बॉल है जिसकी थिकनेस डी आर है, और ये जो बॉल है ये एक्चुअली आर डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो इसमें क्या होगा कि इसकी मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा इसका डी वी इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, वो होता है 4 पाई r² इनटू इसकी थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम हो गया dv। अब मुझे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो मैं इसका जो चार्ज होगा dq वो निकाल सकता हूँ। दैट चार्ज dq इज इक्वल टू रो इंटू dv, विच इज रो इंटू 4 पाई r² dr। सही है? हाँ सर। अच्छा, अब क्या है, रो इंटू 4 पाई r² dr हो गया। अब तो चीजें इजी हैं, a बाई आर स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस टू आर बाई ए इंटू 4 पाई r² dr, ये हो गया dq। अब मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, अब मुझे ये बताओ कि यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं? तो एक बार रिपीट कर दीजिए वो, जहाँ से आपने वो बीच में सरफेस बनाया ना, हम्म। यहाँ से, वहाँ से एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला मैंने जो यहाँ पे ये रिंग बनाया था, यस सर। हाँ, ये एक्चुअली एन्युलर बॉल थी जिसकी थिकनेस डी आर थी। अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r²। सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए थिकनेस का, तो वो होगा 4 पाई r² सरफेस एरिया बॉल का इंटू थिकनेस डी आर।
ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली में इसका चार्ज निकालना है, इस पर कितना चार्ज है। मुझे ये पता है कि चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम है रो आर। तो इस वॉल्यूम में इस एन्युलर जो बॉल है थिकनेस डी आर की, इस पर कितना चार्ज होगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम, रो इंटू डी वी, विच इज रो इंटू 4 pi r² डी आर। अब मैंने ये, ठीक है, अब ये डी क्यू निकल गया। यस। अब क्या है, अब तो मुझे टोटल चार्ज निकालने के लिए बस इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके r तक डी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू a 4 pi a इंटू ई पावर माइनस 2r/a डी आर। और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। इसने मुझे बोला हुआ है कि जो टोटल चार्ज जो इस पूरे स्फीयर में है, सॉलिड स्फीयर पे, वो कैपिटल Q है। तो ये टोटल चार्ज है वो Q हो जाएगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 pi a इंटू ई पावर माइनस 2r/a डिवाइडेड बाई माइनस 2/a। इसको 0 से लेकर R तक फिर करेंगे, ये इंटीग्रेशन आता है ना, ये इंटीग्रेशन ये होता है इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ये रेडीमेड फॉर्मूला होता है। हाँ अगर नहीं आता, मुझे नहीं पता था, मैंने अभी सीखा। ठीक है, अच्छा बताएं। वैसे ये वाला पता है तुम्हें, ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स होता है। ये सर, ये बताया और सर अभी। ये बताओ, ये नया है मतलब कुछ भी आता है? नहीं नहीं, इससे आता है, यही ये इससे ही आता है एक्चुअली। ये एक्स और एक्स ना, ये एक्चुअली जब ये यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक्स और एक्स दोनों सेम होने चाहिए। तो तुम एक्चुअली क्या करते हो, हाँ सर। जैसे ई पावर ए एक्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, तो हम ए एक्स, क्योंकि ये और ये वाला एक्स ये दोनों सेम नहीं है, तो उसके केस में हमें क्या करना होता है कि हम इनको इक्वल करते हैं। कैसे, ए एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पावर टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए हो गया। अब ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, ई पावर टी डी टी। अब चीजें सिंप्लीफाई हो गई हैं क्योंकि ये दोनों चीजें सेम हो गई हैं, टी और टी। तो ये इसका आंसर हो जाता है ई पावर टी डिवाइडेड बाई ए। टी तुमने ए एक्स लिया था, इसलिए ई पावर ए एक्स बाई ए इसका आंसर आ जाता है। ये हाँ इंटीग्रेशन सर। कैलकुलस में आता है ना? ये हाँ इंटीग्रेशन में आता है, कैलकुलस में। ओके सर। ये और ये हम क्यों करते हैं, ये तब करते हैं जब जब हमारे पास ये चीज ना फॉर्मूले में इक्वल नहीं होती दोनों, तब तब हम ऐसी सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि दोनों इक्वल हो जाए। तो मैंने यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मुझे इंटीग्रेट करना था, ये आर था, यहाँ पर भी आर है, लेकिन 2/a मल्टीप्लाइड है, तो मैंने माइनस 2/a को कांस्टेंट मान के डिवाइड कर दिया। सही है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे यस। पास माइनस 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू ई पावर माइनस 2 कैपिटल आर बाई ए -1, क्योंकि ई पावर 0 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 2r बाई ए इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू बाई 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस 2r बाई ए। तो ई पावर माइनस 2r बाई ए मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल क्यू बाई 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। दोनों तरफ आप लॉग लगा दो, लॉग बेस ई, तो माइनस 2r बाई ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया। r की वैल्यू हो गई माइनस ए बाई 2 लॉग बेस ई 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर मैं इसको बाहर अंदर लेके जाऊंगा a बाई 2 माइनस को, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/1 माइनस क्यू बाई पाई कैपिटल ए स्मॉल ए।
ये है आर की वैल्यू, डी ऑप्शन। समझ में आ गया। आ गया अब? हाँ सर। क्लियर जो है सर। क्लियर है ना एकदम? ठीक है, चलो अब चलते हैं डाइपोल के ऊपर। अगर तुम्हें फिर भी डाउट आता है तो मैंने ये रिकॉर्डिंग करता हूँ इसकी मैं, तो ये रिकॉर्डिंग ना तुम्हें ऐप में मिल जाएगी, उसको देख सकते हो फिर से। अच्छा, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल चलते हैं। डाइपोल होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें तुम्हारे पास दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, दे आर separated by some distance, 2a सपोज। तो जो डाइपोल होता है उसकी वैल्यू होती है, वो p वेक्टर होता है, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, फिर इसको ये होता है q इंटू टू ए। अब मुझे जरा ये बताओ कि इसका डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होता है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता है तो। नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, वेरी गुड, ये होता है इसका। अब देखो इसमें क्या होता है ना, कि इसमें तुम्हारे सीबीएसई की जो नोटबुक है, किताब है, उसमें तो अजीब सी डेरिवेशन दी हुई है, लेकिन तुम्हें मैक्सिमम अगर इस पर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो डेरिवेशन जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो तुम्हें क्या होगा ना, तुम्हें ऐसा पूछेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन एंड एट लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब सेंटर से अगर एक्स डिस्टेंस पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, तो निकाल दो, और दूसरा एक क्यू पॉइंट पर निकाल दो। निकाल सकते हो? फटाफट निकाल के दे दो मुझे। हाँ सर, एक बार रिपीट करोगे सर, क्या आपने बोला? मैंने बोला कि ये डाइपोल है। अब हाँ तुम्हें सर। क्या है ना, तुम्हें दो पोजीशन पे है, ये जो एक पोजीशन होती है पी, इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। हाँ सर। यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई एट पी एंड ई एट क्यू, विच इज एट ए लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ठीक डिस्टेंस सेम है। ठीक है। फील्ड फाइंड आउट करना है ना अभी? फील्ड फाइंड आउट करना है। तो क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू रूट टू के क्यू अपन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्यू पॉइंट पे, यस सर। क्यू पॉइंट पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ई क्यू कॉस थीटा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा बन जाएगी, और थीटा थीटा ए बाई, हाँ क्या बोल रहे हो तुम?
सर √2 KQ/x² + a²। √2 नहीं आना चाहिए। सर रिजल्टेंट नहीं लेंगे उसका? रिजल्टेंट लोगे, पर रिजल्टेंट में देखो ये होगा ना, अगर तुम इसको कनेक्ट करोगे तुम, तो ये अगर तुम्हारा एंगल थीटा है तो ई क्यू साइन कॉस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कंपोनेंट लोगे, साइन थीटा इज ए बाई दिस। 2 KQA/x² + a² होल पावर 3/2 आना चाहिए, √2 क्यों आ रहा है? होल पावर 3/2 आएगा सर, हाँ वो √2 तो, नहीं आएगा, क्योंकि के हाँ क्यू क्यू यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना। नहीं, ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, ऊपर पॉइंट क्यू है, कैपिटल क्यू है वो, मतलब पॉइंट क्यू था। तय आएगा क्योंकि ओके सर। के क्यू ए बाई x² नहीं, + मैं a²। बताता हूँ तुम्हें, सॉल्व करके बताता हूँ, घबराओ मत। देखो यहाँ क्या है ना, जैसे जो तुम्हारी जो ई क्यू थी, क्यों ये एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है, जैसे ई, ये वाली चीज अगर तुम देखते हो ई क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये है x² + √x² + a², करेक्ट? यस सर। k⁴/x² + a² हो गया ये। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई क्यू, इस, अगर तुमने ये एंगल थीटा लिया है तो इसके दो कंपोनेंट डिवाइड करो, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ पता है क्यों हो रही है, क्योंकि तुम वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल नहीं कर रहे हो, तुमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को निकाल के इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, और वो स्क्वायर रूट तभी पॉसिबल था जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता। 90 डिग्री एंगल तो नहीं है, पर तुमने एज्यूम कर लिया कि 90 डिग्री एंगल है। समझ गए? यस सर समझ गया सर, ऐसे मैं, ही किया था। है ना, मैं समझ गया मैं समझ गया था तुम्हारी मिस्टेक ये है। पर ये यहाँ पर तुम्हारे अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, ये एक्चुअली π-2 थीटा है, इसलिए ये गलती आ रही है। हम यहाँ पर हमने किस तरह से किया है, ये जो ई क्यू है इसके दो कंपोनेंट लिए, एक तो ये वाला कंपोनेंट है ई क्यू कॉस थीटा, और दूसरा है ई क्यू साइन थीटा। ऐसे ही वो वाला जो ई क्यू होगा उसका एक कंपोनेंट लोगे तुम, वो होगा ई क्यू कॉस थीटा, और इधर की तरफ ई क्यू साइन थीटा। ये जो cos थीटा के जो कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी तुम्हारी 2 EQ साइन थीटा, जिसकी वैल्यू है 2, EQ की वैल्यू है KQ/x² + a², साइन थीटा की वैल्यू है, अगर तुम दोनों ट्राइंगल देखते हो किसी में से भी देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस √x² + a² है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x, सॉरी, a डिवाइडेड बाई √x² + a², इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था ऊपर, 2 KQA/√x² + a² होल पावर 3/2। जो तुम्हारा तरीका था ना युग, उस तरीके से अपन करते ना, तो पता है कैसे करते, जैसे ई तुमने एक ये निकाल लिया, ई क्यू निकाल लिया, ये निकाल लिया, इन दोनों के बीच का एंगल π-2 थीटा है, तो तुम वेक्टर से रिजल्टेंट निकालते ऐसे करके, तुम्हें याद होगा वो वाला तरीका। जैसे एक ये होता है, ये एक ये होता है, दोनों के एंगल के बीच में π-2 थीटा एंगल है, तो इसके केस में जो नेट होगा ई क्यू, वो जो नेट रिजल्टेंट होगा ER², ये होगा तुम्हारा EQ² + EQ² + 2 EQ इंटू EQ cos ऑफ π-2 थीटा। जब तुम उससे निकालोगे ना तब तुम्हारा सेम आंसर आएगा, इससे निकालोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारा सेम आंसर आएगा। ओके सर।
तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद इसको एक बार घर पे करके देखना, इसको छोड़ना मत ऐसे, अगर नहीं आए तो फिर मुझे बताना। तो ओके यहाँ सर। पर चलते हैं नेक्स्ट पर, टॉर्क के ऊपर, टॉर्क ऑन द डाइपोल। देखो ये सिस्टम क्या है, तुम लोगों को पहले तो मुझे बताओ टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि नहीं? टॉर्क क्या होता है, मतलब नॉर्मली फोर्स। Turning effect, force which causes a turning effect, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। force in the perpendicular distance, moment of force. एक्चुअली में क्या है, यहाँ सिस्टम में ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन देम तुम ये मान लो कि इट इज 2a। तो इंडिविजुअली जो डिस्टेंस है वो ए है। ये जो सिस्टम है ये प्रेजेंट है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब इसके केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये पूछते हैं कि इस सिस्टम पे टॉर्क कितना है, अगर ये थीटा से डिस्प्लेस हुआ है तो सिस्टम। तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर ऊपर वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकाला तुमने, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू होगी वो ई क्यू, ऐसे। नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो होगी इधर ई क्यू। अगर तुम ऊपर वाली फोर्स, इस वाली फोर्स को लोगे, तो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क होगा वो बताओ क्या होगा, मुझे एक बार बताना। टॉर्क ऑन प्लस क्यू क्या होगा अबाउट सेंटर? तो क्यू ई इंटू ए। नहीं, देखो टॉर्क जब लेते हैं ना तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हमें एक्चुअली इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस। नहीं, तुम दो वेज से कर सकते हो इसको, या तो ऐसे करो क्योंकि ओ के अबाउट निकालना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करो, तो तुम्हारे पास ये जो डिस्टेंस आएगा ये एक्चुअली ए साइन थीटा आएगा। तो टॉर्क हो गया तुम्हारा ई क्यू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। दूसरा वे ये है कि इस फोर्स के तुम कंपोनेंट्स निकाल लो। देखो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये जो फोर्स होगी ये होगी ई क्यू कॉस थीटा, इसकी जो परपेंडिकुलर फोर्स होगी वो होगी ई क्यू साइन थीटा इधर की तरफ। अब ई क्यू कॉस थीटा की वजह से तो कोई टॉर्क होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये बिल्कुल पैरेलल है इस लाइन के, तो ओ के अबाउट इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, तो इसका तो टॉर्क होगा नहीं, करेक्ट? ये टॉर्क होगा सिर्फ इस फोर्स का होगा, अबाउट हो। तुम ऐसे हाँ भी तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि ई क्यू साइन थीटा इंटू ए हो जाएगा। दोनों ही केस में जो टॉर्क आ रहा है वो सेम आ रहा है, ये तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे निकालना चाहते हो। पर हमेशा ये याद रखना कि टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आइदर बाई मेथड 1 करो या फिर मेथड 2 करो। अब इसके बाद चलते हैं, सिमिलरली अगर तुम्हें माइनस क्यू के ऊपर टॉर्क निकालना है तो क्या होगा वो के अबाउट? तो अच्छा माइनस हो जाएगा ना शायद। हाँ, ये फोर्स इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस। पर हाँ, मैंने ऊपर ना अभी टॉर्क निकालने में तुम्हें ओरिएंटेशन नहीं बताया टॉर्क का। जैसे इसका जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब इसको ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। ये तुम ऐसे देख सकते हो, जैसे सपोज तुमने किसी टेबल पर किसी रॉड को रख रखा है और एक पॉइंट को तुमने रोक दिया, किसी एक कॉर्नर पर तुम फोर्स लगा रहे हो,
तो वो उस रॉड को किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, वो होता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क या फिर ओरिएंटेशन ऑफ द टॉर्क। क्लियर? हाँ सर। ऐसे ही टॉर्क ऑफ माइनस क्यू अगर तुम लगाओगे तो ये होगा टॉर्क इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, eq into perpendicular distance, which will be a sin theta because this angle is also theta, so it will be eq into a sin theta। पर इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो ऐसे होगा, इसका भी क्लॉकवाइज होगा। वही फोर्स, इस रॉड को पे फोर्स लगाओगे, सेंटर को तुमने पाइवोट कर रखा है, मतलब फिक्स कर रखा है, तो अगर तुम इस फोर्स को लगाओगे तो रॉड किधर घूमेगी, इस फोर्स की वजह से, वो उसका ओरिएंटेशन होगा। तो टॉर्क, नेट टॉर्क अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा टॉर्क प्लस क्यू प्लस टॉर्क माइनस क्यू। अब दोनों का ही ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 2eq a sin थीटा, ये टॉर्क नेट। अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में E इंटू टू ए मतलब Q इंटू टू ए जो होता है ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको, ये जो चीज है ये डाइपोल मोमेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। इसलिए टॉर्क ऑन द डाइपोल P क्रॉस E होता है। आगे समझ में? हाँ सर। यस सर। अच्छा, टॉर्क हो गया। अब अच्छा, इसमें एक इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम भी होता है। इक्विलिब्रियम, तीन टाइप के इसमें इक्विलिब्रियम होते हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें तीन तीन टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं कि नहीं? स्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो सब। तो उसका डेफिनेशन जैसा बता दोगे तो थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा। अच्छा चलो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टाइम कम है तो मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम बाद में बताऊंगा। इक्विलिब्रियम में तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब, अगर तुम्हें याद है ना, मैंने डिस्कस कर लिया तो बता ही देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब, अगर सपोज तुम्हारे पास ये बॉल रखी हुई है ना यहाँ पे, और तुमने इसको इधर कहीं भी डिस्प्लेस किया तो दोबारा ही उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, तो उस पोजीशन को स्टेबल कहते हैं। और अगर इसी बॉल को अगर मैं यहाँ रखता, ऐसा सिस्टम रखता कि बॉल ऊपर रहती है इसके ऊपर, तो अगर मैं हल्का सा भी डिस्प्लेस करता तो ये कभी भी दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आती। तो इस पोजीशन को कहते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है बॉल रखी हुई है, बस शिफ्ट कर दिया तो वो चलती चली जा रही है, क्योंकि हर पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है। इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको मैं डिटेल में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज इस इधर भी टॉर्क वाले केस में भी अप्लाई हो रही है। अभी बस मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लेता हूँ। तुम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम याद है क्लास 11 की? हाँ सर। एफ 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 इंटू एस इक्वल टू चेंज, मतलब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। है ना? पर तुम्हें क्या इसका वो वाला एक्सप्रेशन याद था कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी भी होता है अगर कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला केस पता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू। हाँ हाँ हाँ, वर्क एनर्जी नहीं, वो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। वो तभी होता है जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होती हैं, तो तभी तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेते हो टोटल। पर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही होती है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन वगैरह, तो वर्क डन जो होता है ना, ये वर्क डन, ये वर्क डन होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
ये नहीं पता? नहीं। हम्म, दोनों को ही नहीं पता क्या? युग तुम्हें भी नहीं पता? नहीं से ही पता था। पता था ना ये? अभी अभी वही तो बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, देखो ये मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा, माइनस बाद में बता दे दूंगा, कल नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें क्या होता है अभी, क्योंकि टाइम मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो काइनेटिक एनर्जी अब मैंने क्या है ना, इसको इस सिस्टम को बहुत हल्के से डिस्प्लेस किया है, धीरे धीरे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल वाले केस में ऑलमोस्ट जीरो जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, वो टोटल वर्क डन होगा, जो कि हम टॉर्क इंटू डी थीटा कर सकते हैं। ओके, तो अभी टॉर्क आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय लाइक चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, फाइनल और इनिशियल। पोटेंशियल, सॉरी, हाँ, चेंज पोटेंशियल। इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। तो टॉर्क इंटू डी थीटा है तुम्हारा वो पीई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा है तुम्हारा वो टॉर्क, डी थीटा मैंने ये कर दिया, तो डेल्टा पीई। अगर तुम्हें टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो से लेके थीटा तक निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तुम जीरो से थीटा तक, तो ये जाएगा पीई इंटू माइनस कॉस थीटा जीरो से थीटा तक डेल्टा यू, और वो हो जाएगा तुम्हारा पीई इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज। एक्चुअली में ये जो होता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमें ये चेंज निकाल दिया मैंने जीरो से लेके थीटा वाले केस में, डेल्टा यू जीरो से थीटा वाले केस में अगर हम करते हैं ना, तो वो हो जाता है पीई इंटू वन माइनस कॉस थीटा, विच इज पीई इंटू कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर तुम करो ना, ये यू जीरो माइनस यू थीटा, अगर तुम करो यू थीटा माइनस यू जीरो आया ये, तो तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि u एट एनी थीटा हम लिख सकते हैं माइनस पीई कॉस थीटा करके। तो ये होता है हाँ। पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी पॉइंट पर एक्सप्रेशन। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम लिख सकते हो ऐसे ही, थीटा वन और थीटा टू के बीच में अगर लिखना चाहो तो यू थीटा वन से ले, यू थीटा वन टू थीटा टू विल बी इक्वल टू पीई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, चलो। तो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिस्कस कर लिया है मैंने। ये जो इक्विलिब्रियम वाला जो केस है, इक्विलिब्रियम वाला केस मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और फिर ये इक्विलिब्रियम के बाद ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, है ना? ठीक है सर। तो हाँ बोलो। सर इस वाले लास्ट वाले कंसेप्ट पे हमें कोई अजम्पशन भी बताया गया था कोचिंग में कि थीटा को 90 डिग्री ले लेते हैं, फिर पोटेंशियल 90 डिग्री पे जीरो हाँ ले हाँ लेते हैं। हाँ 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 हाँ, वो स्पेशल केस। वो वाला केस वो होता है कि इसमें एजम्पशन ये बताया था कि जो पोटेंशियल जो तुम बोल रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी एट इस वाली पोजीशन पे, जो 90 डिग्री वाली पोजीशन होती है ना, वो जीरो होती है। उसका रीजन ये होता है, जैसे यहाँ यहाँ पर निकालोगे ना तुम थीटा 90 पे, ये वाला, इस पे 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट, करेक्ट? यस सर। अभी क्या हाँ है सर। कि पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी तब आती है किसी भी सिस्टम में। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक वो होता है डेफिनेशन किसी भी पॉइंट पे। अब यहाँ क्या है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप इन्फिनिटी से आ रहे हो यहाँ पर, इस पॉइंट पर 90 डिग्री वाली पोजीशन पर, करेक्ट? अब भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इस डायरेक्शन में, वाई वाले डायरेक्शन में,
सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वर्क डन किस फोर्स की वजह से होगा? जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन होगा ही नहीं। वर्क डन इज जीरो, वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, इसलिए 90 डिग्री पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। समझ गए? ये सर समझ गया। क्योंकि फोर्स जो होगी ना इन दोनों पोजीशन पे वो इस डायरेक्शन में होगी, Q इंटू ई, और इस पे इधर Q इंटू ई, दोनों हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे पीछे। पर जिस डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ पर, उस डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं है, तो वर्क डन ही नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इसलिए U एट 90 डिग्री जीरो होता है। अगर तुम उस वाले केस को भी यहाँ पर लगाओगे ना, θ1 से θ2 वाले केस में, जैसे सपोज तुमने एक ले लिया 90 डिग्री, U एट थीटा से 90 डिग्री लेके जा रहे हो तुम, तो वो तुम्हारा हो जाएगा PE इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90, विच इज U90 माइनस U थीटा इज इक्वल टू PE कॉस थीटा। ये तो जीरो हो गया, तब भी तुम्हारे पास ये जीरो है, तब भी तुम्हारे पास सेम ही एक्सप्रेशन आएगा, U थीटा इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। क्लियर है? ये सर क्लियर है। चलिए, तो फिर एंड करते हैं।